हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और हम पहुंच चुके हैं क्लास 7 की हिस्ट्री में। हमारे अतीत सेकंड के लास्ट चैप्टर 10th में 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। यदि आप मानचित्र 1 और मानचित्र 2 को ध्यानपूर्वक देखें तो मानचित्र 1 है 18वीं शताब्दी के नए राज्यों का गठन, जिसमें है ये सिखों के इधर है लाहौर, ये पानीपत, ये दिल्ली, ये जयपुर, ये जोधपुर, भरतपुर, आगरा, ग्वालियर, लखनऊ, अवध के पास, मालवा में भोपाल, गुजरात में बड़ौदा, मराठा में है पूना, है ये हैदराबाद, बंगाल में मुर्शिदाबाद। और मानचित्र 2 ये है 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश शहर क्षेत्र। तो इसमें है ब्रिटिश क्षेत्र जो इस तरीके रंग में है, तो ये है उत्तरी सरकार उड़ीसा का क्षेत्र वाला, और ये है मुर्शिदाबाद, पटना, बिहार और बंगाल का क्षेत्र, जिसमें ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और पटना है। तो ये है ब्रिटिश क्षेत्र। और ये पूरा है मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा। ये नीचे भारत में यहाँ से यहाँ तक कट, और ये पूरा ऊपरी सीमा यहाँ से लेके पूरा कश्मीर, और ये पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक। इन मानचित्रों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप के कुछ विशेष रूप से उल्लेखित घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किसी तरह से बदली। आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें दर्शाता है कि 18वीं शताब्दी की एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक समस्याएं परिस्थिति अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलती हुई शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1760 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप के में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई लड़ने हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। अध्याय 4 में की तालिका 1 देखें और औरंगजेब के शासनकाल में किन किन लोगों ने मुगल सत्ता के सबसे लंबे समय तक चुनौती की। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों और के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी, फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्से में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी यह विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे। कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही
समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ गई, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस शब्दों में किया: बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। इनके किसान वर्ष में 2 फसल उगाते थे, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। इनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं, जैसे कि वह किसान अपने ऋण दाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था, एक प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिसकी उससे आशा की जाती है? वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके पीठ पीछे चलते हैं, पैसा कैसे दें? इस आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूट मार मचाई। ये एक चित्र है नादिर शाह का 1779 का एक चित्र। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ, उसका वर्णन समकालीन पर्यवेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था, उसका वर्णन इस तरीके से किया: 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए से सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिसमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे वह बड़ी दर्दनाक हालत में आ गया। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कानों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे हैं। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए हैं। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया है। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। यह अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तुर्क मूल के काफी समय तक परवली मुल्क बादशाह इनमें से एक और दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति पर तब पैदा हुई जब 2 मुगल बादशाहों फारूक शिहार 1713 और 1719 और आलमगीर 1754 से 1759 की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाह अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय को इनकी
अभिजातों ने अंधा कर दिया। नए राज्यों का उदय। मुगल साम्राज्य की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े राज्यों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपने शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को तीन परस्ववादी समूहों में बांटा जा सकता है। एक अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे राज्य जो मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। दूसरा, ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासन में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे, इनमें से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे तथा तीसरी श्रेणी में मराठा, सिक्कों तथा जाटों जैसे राज्य थे। ये विभिन्न प्रकार आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। ये चित्र 2 है। एक अभिजात के दरबार के स्वागत करते हुए फारूक सियार। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारियों राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे: अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खान अवध, मुर्शिद कुली खां बंगाल और आसफ जहां हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहां और मुर्शिद कुली खां दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सादत खान की जात का दर्जा 6,000 का था। हैदराबाद। निजाम उल मुल्क आसफ जहां 1724 से 1748 जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, मुगल बादशाह फारूक सियार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहां के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उन क्षेत्र पर वास्तविक शासक बन गया। आसफ जहां अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। इससे मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफी आजादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके काम में काज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जहां द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि पर कर दिया करते थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जहां कोरोमंडल तट तक स्थित वस्त्रोत्पादन धन स्पंदन क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उसकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र के ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। निजाम की फौज। हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का वर्णन। 1790। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं।
इस अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज्यादा है। अवध। बरहान उल मुल्क सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारियों जागीरदारों की संख्या को में कटौती कर दी। उसने जागीरदारों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों को खातों और लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व पर फिर से निर्धारण किया गया। उसके अनेक राजपूत जमींदारों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की एक रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदार को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध में को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बंगाल। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदारी के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की इसी की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन का अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल के मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जागीरदार से कड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया गया था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ा था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल 1740 से लेकर 1756 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। इसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत शक्तिशाली हो गया। ये एक चित्र है अलीवर्दी खान का दरबार, जिसमें ये होगा अलीवर्दी खान। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, यह अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति
संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदारी व्यवस्था को अंततः संदेह की दृष्टि से देखते देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध, बंगाल के राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके पर लिए इजारेदारी की प्रथा, जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी के समस्त भारत में फैल गई थी। यद्यपि देहात के उनके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नता थी। इस सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीन सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्यों और धनी महाजनों तथा वाणिज्यिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कांदिरों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई रही थी। राजपूतों की वतन जागीर। बहुत से राजपूत घराने, विशेष करके अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था के विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र का नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन उसने निर्णय दृढ़ रहे। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं को इन पदों का नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के आस पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 में दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों की भारी दबाव डालना शुरू किया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे रुक गया। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भवन संरचनाओं ने नगर, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण रचनाएं, अन्य इमारतें जैसी होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय थे। जयपुर के राजा जय सिंह। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5-6 साल के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। ये है चित्र में है जयपुर के जंतर मंतर का चित्र। अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा
और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। यह है चित्र नंबर 5, मेहरानगढ़ जोधपुर का किला। फिर अगला टॉपिक है आजादी हासिल करना। सिख। अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व इसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा के मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासक और सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। खालसा से क्या अभिप्राय है? क्या आपको याद है कि आपने अध्याय 8 में क्या पढ़ा था? 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। इन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिनमें गुरमत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था की स्थापित की, जिसके ये चित्र है महाराणा रणजीत सिंह की तलवार का और ये 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। इसमें था कि सिखों ने राखी व्यवस्था की स्थापना की, जिसके अंतर्गत किसानों ने उनकी उपज का 20% कर के रूप में देकर बदले में उनके संरक्षण की प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेशों पर पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु के से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इसमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों से फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। यह है शिवाजी का रूप चित्र। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे मराठा, तो आगे शिवाजी और शिवाजी के बारे में है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन के शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई है, जिसमें अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोटदेव के मार्गदर्शन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उन्हें क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया और वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। मराठों में देखें तो मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासक
का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से लेकर 1680 में शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों की चुनौती देने के लिए अन्य सैन्य बलों का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य के प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में चली गई, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासन में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। इनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों की किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों व हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमन खाने आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। सत्रह सौ बीस से लेकर 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने स्नेह स्नेह और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाने 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्खन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुख कर वसूलने की अधिकार भी मिल गया। चौथ जमींदारों द्वारा वसूल जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे और सरदेशमुखी यथा दक्कन के मुख्य राजस्व संग्रहकर्ताओं को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% का हिस्सा। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य के निम्नलिखित सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुत्व सत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में इन्हें भेंट की रकम दी जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार में उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उनके लिए इन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियान के कारण इन अन्य सैनिक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों को कोई सहायता नहीं मिली। अंततः सैनिक अभियानों के साथ साथ मराठों एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था। तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया, जिसमें सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों की शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने इस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर इस तरह से बड़े और समृद्धशाली थे कि वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठा राज्य नियमित इलाकों के व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों
को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार से संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी शहर को बढ़ाकर दक्षिण के पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक मराठा सेनापति थे। उन्हें विध्वंस के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। फिर है जाट। अन्य राज्यों की तरह जाट ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूंडामल के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिमी में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया और 1680 के दशक तक आते आते अपना प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे। थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज के भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसमें से 20,000 अन्य सैनिक मराठों के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और अन्य उसके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंच गई, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट साम्राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिसमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक है। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली से बनाया गया था, वहीं डींग में जाटों के ने अंबर और आगरा की शैली का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनाया। शाही वास्तु कला में जिन रूपों में पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, डींग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। इसके लिए आप अध्याय 5, 9 के चित्रों में को देख सकते हैं। यह है चित्र 18वीं शताब्दी का डींग का राजमहल समूह। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद की ओर गौर करें। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और लास्ट टॉपिक है इसका अन्यंत्र हर चैप्टर की तरह, जिसमें है फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेकर 1794 तक। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं के जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्य में हिस्सा लेने के अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में पश्चिमी दुनिया के 18वीं शताब्दी में आखिर में दशकों में तक बनी हुई थी। अमेरिकी 1776 से लेकर 1781 और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग ने के सामाजिक एवं राजनीतिक पदाधिकारियों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्ग कृषकों, शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों के विशेष अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के जन्मसिद्ध अधिकार
जन्मसिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून एवं समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों में बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय, राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जड़ पकड़ी। अंतिम है, कल्पना करें कि आप 18वीं शताब्दी के एक राज्य के शासक हैं। अब यह बताइए कि आप अपने प्रांत को, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे और ऐसा करते समय आपके सामने क्या क्या विरोध अथवा समस्याएं खड़ी की जा सकती हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और ये बुक का अंतिम चैप्टर था, तो ये बुक भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे क्लास 7th की पॉलिटी की बुक। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।